स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री की यूनिट 10 संचारण के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे तथा इस प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 7 होगा वो कार्बन केमिस्ट्री का होगा, उसकी भी हम प्रैक्टिस इस वीडियो लेक्चर में करेंगे और उसका भी लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले हम एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रांच हमने CS डाली। नेक्स्ट, ये हमारा टेस्ट पेपर ओपन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू अनवांटेड केमिकल इंटरेक्शन ऑफ मेटल विथ इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। धातु का अपने वातावरण से वांछनीय रासायनिक अभिक्रिया करके नष्ट होना क्या कहलाता है? तो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, कोरोजन। तो इसको हम राइट मार्क टिक कर देते हैं। सेकंड है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ मेटल। धातु की सबसे स्थायी अवस्था कौन सी है? धातु कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है? धातु अयस्क, शुद्ध धातु, संक्षारित धातु और धातु आयन। तो हम जानते हैं कि धातु मोस्टली और या अयस्क के फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में ये सबसे अधिक स्थायी होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रासायनिक क्रिया से संक्षारण धातु को बदल देता है। मतलब संक्षारण से धातु किस में बदल जाती है? धातु हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फेट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी ऑप्शन ठीक है। संक्षारण के बाद धातु ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाती है, सल्फेट में भी कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाती है। बस इसमें धातु का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, टोटली ऑक्सीकरण हो जाता है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ऑल आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कोट मेटल टू प्रिवेंट कोरोजन। निम्न में से कौन सा तरीका संक्षारण को रोकने के लिए धातु पर चढ़ाने में उपयोग में लिया जाता है? तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड भी यूज करते हैं, मेटल क्लेडिंग भी यूज करते हैं और मेटल स्प्रेइंग भी यूज करते हैं। तो ये सभी जो मेथड है वो धातु को संक्षारण से बचाने के लिए, उसके ऊपर कोटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्युत रासायनिक संक्षारण में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो कैथोड पर हम जानते हैं कि रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैथोड पर होता है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एनोड पर होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ पे संक्षारण होगा, और कैथोड पर रिडक्शन होता है जहाँ पे संक्षारण नहीं होता। तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन टेक प्लेस ऑन। विद्युत रासायनिक संक्षारण घटित होता है। संक्षारण एनोड के क्षेत्र में घटित होता है, जहाँ जो एरिया एनोड का कार्य करेगा वहाँ धातु ऑक्सीडाइज होगी, और जहाँ पे धातु ऑक्सीडाइज होगी वहीं संक्षारण होगा। तो संक्षारण एनोड के एरिया में होता है। नेक्स्ट है, विच मेटल इज कन्वर्टेड इन वोलेटाइल ऑक्साइड एज कोरोजन प्रोडक्ट। मतलब कौन सी धातु का संक्षारित उत्पाद ऑक्साइड वाष्पशील है? तो हमने ये अपने वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था, मोलिब्डेनम का जो ऑक्साइड है वो वाष्पशील होता है। तो वो है ना वेपराइज हो जाएगा और नीचे वाला जो प्रोडक्ट है मेटल है वो फिर से कोरोड होती जाएगी और धीरे धीरे सारी धातु नष्ट हो जाएगी। तो ये हमने
ड्राई कोरोजन में इस प्रोसेस को हमने पढ़ा था और ये इसका सही ऑप्शन यही है, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है व्हेन pH इज़ लोअर देन कोरोजन, जब pH कम होता है तो संक्षारण घटता है, बढ़ता है, स्थायी रहता है। तो हमने अम्ल थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि जैसे जैसे मीडियम एसिडिक होता है तो संक्षारण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, संक्षारण बढ़ता जाता है, और जब pH कम होता है तो मीडियम एसिडिक होता है। हम जानते हैं कि 7 से नीचे pH जाएगा तो एसिड, और 7 से ऊपर pH जाएगा तो बेसिक मीडियम होता है। तो जैसे ही एसिडिक मीडियम होगा pH कम होगा और संक्षारण बढ़ेगा। तो दिस इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है संक्षारण निम्न में से किन कारकों से बढ़ता है? हवा और नमी से संक्षारण बढ़ता है, ठीक है। जल में विद्युत अपघटन की मात्रा से भी संक्षारण बढ़ता है। धातुओं में अशुद्धियों की वजह से भी संक्षारण बढ़ता है। गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अगर ये एनवायरनमेंट में उपस्थित हैं तो इनकी वजह से भी संक्षारण बढ़ता है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, इन सारे कारकों की वजह से संक्षारण या कोरोजन बढ़ता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। कोरोजन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ, संक्षारण किसकी विपरीत प्रक्रिया है? तो हम जानते हैं संक्षारण में धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो ऑक्सीकरण के बाद या तो ऑक्साइड में या कार्बोनेट में या हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरा एक प्रोसेस है धातुकर्म या धातु निष्कर्ष, जिसमें हम धातु ऑक्साइड के फॉर्म में होती है और उससे हमें प्योर धातु मिलती है। तो ये जो एक्सट्रैक्शन है या धातुकर्म है, ये धातु का निष्कर्षण है, ये संक्षारण के विपरीत प्रक्रिया होती है। तो ये हमारा हो गया पेपर कंप्लीट, इसको हमने सबमिट किया। हम स्कोर देख लेते हैं। हमारे सारे आंसर करेक्ट हैं, 10 में से 10 पॉइंट है, सारे आंसर करेक्ट है। ये हम देख लेते हैं। धातु का अपने वातावरण से अवांछनीय रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नष्ट होना कोरोजन कहलाता है। धातु की सबसे स्थायी अवस्था धातु अयस्क है। संक्षारण रासायनिक क्रिया से संक्षारण धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट इन सभी में बदल सकता है। संक्षारण को रोकने के लिए हम धातु पर चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल क्लेडिंग और मेटल स्प्रिंग तीनों मेथड्स को उपयोग में लेते हैं। और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। एनोड क्षेत्र में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड क्षेत्र में संक्षारण होता है। और मोलिब्डेनम का जो ऑक्साइड है वो वाष्पशील होता है, और जैसे pH कम होता है, मीडियम एसिडिक होता है, संक्षारण बढ़ता है। और ये सभी फैक्टर हवा, नमी, जल में विद्युत अपघटन की उपस्थिति, मेटेलिक इम्प्योरिटीज़, धात्विक अशुद्धियाँ, गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सभी संक्षारण के कारक है, संक्षारण को बढ़ाते हैं। और संक्षारण धातुकर्म या धातु निष्कर्षण का विपरीत प्रोसेस है। तो हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट 7। ये कार्बन केमिस्ट्री पर बेस्ड है, ठीक है। इसकी भी हम ये है ना फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। और हम इसमें क्या, ये कार्बन केमिस्ट्री का टेस्ट ओपन हो गया। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन इज ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, निम्न में से कार्बन किसका सामान्य घटक है? हवा का? नहीं। लोहे का? लोहे में तो लोहा ही रहेगा, कार्बन कहाँ से आएगा? वाटर का? वाटर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, मतलब बायोटिक सब्सटेंस जो होते हैं, उन सब में कार्बन पाया जाता है। कार्बन उनका मेन मुख्य घटक होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया एनिमल्स। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन को परिभाषित किया जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज,
धात्विक यौगिकों का रसायन नहीं, कार्बन एक अधात्विक तत्व है तो ये धात्विक यौगिकों का रसायन सही ऑप्शन नहीं है। जीव जंतु से उत्पन्न पदार्थों का रसायन, कार्बन और हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों का रसायन, सभी ठीक। कार्बन व हाइड्रोजन रखने वाले यौगिकों का रसायन इसका सही ऑप्शन है। मतलब वो सभी कंपाउंड जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन होते हैं तो उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। सिंपलेस्ट एल्केन, सरलतम एल्केन है, सबसे सिंपल एल्केन जिसमें एक ही कार्बन होता है वो है मीथेन। नेक्स्ट, सरलतम कार्बनिक अणुओं का समूह जो कार्बन व हाइड्रोजन रखते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। A compound that contain only carbon and hydrogen with all single bond is called, जहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड होता है और सिर्फ कार्बन व हाइड्रोजन होते हैं वो कंपाउंड एल्कीन कहलाते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वो एल्कीन कहलाते हैं और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो एल्काइन कहलाते हैं। तो जहाँ सारे सिंगल बॉन्ड होंगे वो एल्कीन कहलाएंगे। एल्कोहल कंटेन विच फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? एल्किल ग्रुप नहीं। कार्बोक्सिल ग्रुप ये तो एसिडिक होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। OH जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। जैसे मेथेनॉल होता है CH3OH, OH को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, ये सिरका से मिलता है। एथेनोइक मतलब जिसमें दो कार्बन है, इथेन जहाँ होता है वहाँ दो कार्बन होते हैं और एसिटिक एसिड में दो कार्बन है CH3COOH, और ये इसका नाम कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड इज़ द कॉमन नेम ऑफ, फॉर्मिक एसिड मेथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है HCOOH जो होता है फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन का एसिड है और ये मेथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है। मार्स गैस इज कॉमन नेम ऑफ, मार्स गैस मीथेन गैस का कॉमन नाम है। IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड। HCOOH है ये फॉर्मिक एसिड है, इसमें एक ही कार्बन है और एक कार्बन है और ओइक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, मतलब इसका सफिक्स हो गया तो इसका नाम हो गया एक कार्बन का मीथेन और सफिक्स हो गया ओइक एसिड तो इसका नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका IUPAC नाम में सफिक्स एल लगता है और एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया मेथेनेल। राइट, अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। स्कोर देख लेते हैं। इस पेपर में 11 क्वेश्चन थे और मेरे सारे करेक्ट हैं। कार्बन एनिमल्स का सामान्य घटक है और कार्बनिक पदार्थ हाइड्रोजन व कार्बन रखने वाले यौगिकों का रसायन है। एल्केन है, इसमें से मीथेन है सरलतम एल्केन। हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोजन जो रखते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड एल्केन के अंदर पाए जाते हैं। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड कॉमन नेम ऑफ एथेनिक एसिड एसिटिक एसिड है। कॉमन फॉर्मिक एसिड का कॉमन नेम मेथेनोइक एसिड है। मार्स गैस हम मीथेन को बोलते हैं और HCOOH का IUPAC नेम मेथेनोइक एसिड हो गया क्योंकि ये ओइक एसिड है और एक कार्बन का मीथेन मेथेनोइक एसिड, और ये HCHO एल्डिहाइड है मेथिनेल है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं
गूगल फॉर्म के द्वारा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया गया है। धन्यवाद।